नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्लास नंबर 6 में। और आज का क्लास है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। तो दोस्तों, अगर आपने किसी भी रीज़न से पिछले 5 वीडियो को मिस कर दिया है तो चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट को ओपन करें और उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। रेखीय अभिक्रमण, शाखीय अभिक्रमण और तैयारी और अर्जन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। जैसे इसमें कौशल है, कौशल होता क्या है? तो किसी काम में निपुण, दक्ष या योग्य होना कौशल कहलाता है। एक चरण से दूसरे चरण में संक्रमण कौशल अंतरण कहलाता है। यह कौशल अंतरण उद्देश्यपूर्ण न होकर स्वतः होता है। अब दोस्तों, ये संक्रमण कौशल क्या है? तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये ऐसा गुण है जो वयस्क जीवन या युवावस्था में सफलता को लक्षित करते हैं, जिन्हें सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जाता है। जैसे कोई गाड़ी चलाना जानता है और उसे देखकर आप भी सीख ले, यही कौशल अंतरण है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, या फिर निगमन से आगमन की ओर। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, निगमन से आगमन की ओर। यही सूत्र नहीं है शिक्षण का, बाकी है। तो चलिए, इसको विस्तार से समझते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर तथा कामेनियस ने निम्न प्रकार के शिक्षण सूत्रों का उल्लेख किया है। पहला है सरल से कठिन की ओर, दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल मतलब क्या होता है? तो स्थूल मतलब होता है बड़े आकार का, और सूक्ष्म मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है छोटे आकार का, जो स्पष्ट रूप से दिखाई न दे। चौथा है पूर्ण से अंश की ओर, पांचवा है अनिश्चित से निश्चित की ओर, छठा है दृश्य से अदृश्य की ओर, सातवां है विशिष्ट से सामान्य की ओर, और आठवां है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। नौवां है मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, और 10वां है प्रकृति का अनुसरण। अगर निगमन और आगमन का अर्थ समझें तो निगमन का अर्थ होता है लंबे समय के बाद निष्कर्ष पर पहुंचना, और आगमन का अर्थ होता है कम समय पर निष्कर्ष पर पहुंचना। तो दोस्तों, ये था पूरे क्वेश्चन का डिटेल। अब अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना, प्रस्तावना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, योजना बनाना। AWLN को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। अगर सूक्ष्म शिक्षण चक्र की बात करें तो वो कैसे होगा? तो सबसे पहले पाठ योजना होता है, फिर उसके बाद शिक्षण, फिर उसके बाद होगा प्रतिपुष्टि, फिर उसके बाद होता है पुनः नियोजन, और उसके बाद होता है पुनः शिक्षण, फिर उसके बाद होता है पुनः प्रतिपुष्टि। तो दोस्तों, ये था पूरा क्वेश्चन का डिटेल। अगर हम बात करें प्रतिपुष्टि क्या होता है, तो जब प्राप्तकर्ता संदेश को अच्छी तरह से समझ लेता है, तब वह संदेश पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इस प्रतिक्रिया को प्रतिपुष्टि कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो कठिन शब्द होते हैं उसका भी मैं आपको अर्थ बताने का प्रयास करता हूँ, वो भी लिख कर, कि आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप
से यही क्वेश्चन आता है पेपर में तब भी सही हो जाएगा। अगर मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन आ जाता है तब भी आप आसानी से सही कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण शामिल है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना या फिर अन्वेषण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, अन्वेषण। अगर बात करें बोध या अवबोध क्या होता है, ये जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। ठीक। अगर बात करें कि बोध स्तर शिक्षण व्यवस्था के भाग कितने हैं, तो इसके अनेक भाग हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला है अन्वेषण, जिसे क्या कहेंगे, खोज या जांच पड़ताल कहते हैं। दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है आत्मीकरण अथवा परिपाक। अब आपको आत्मीकरण और परिपाक समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो इसका अर्थ होता है अपना अंग बना लेना या आत्मसात कर लेना। ठीक है। अगला है वर्णन अथवा अभिव्यक्ति करना। तो अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और क्या क्या इसके क्रम होते हैं। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्रम होता है। पहला क्रम इसमें है अन्वेषण, तो आपके आंसर में ये डी ऑप्शन पर है, तो यही सही होगा। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव है, कब संभव है? जब खंड व संकुल संदर्भ में केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ में व्यक्ति उपलब्ध हो, फिर है अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। अब पूछ रहा है तीन आपको ऑप्शन दिया, फिर कह रहा है सही उत्तर चुनिए। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, ए, बी और सी तीनों सही है। कहने मतलब ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना, प्रत्यक्षण संवेदना। तो ये तो सीधे ही दिख रहा है कि भाई अगर किसी को बुला रहे हैं तो ध्वनि तो करना ही पड़ेगा ना, मुंह से ही तो बोल के बुलाएंगे। तो इसका सही आंसर हो गया सी। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 4 से 8 साल, जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, 5 से 8 साल। तो ये क्वेश्चन ना बार बार कोई ऐसी परीक्षा है ही नहीं कि ना आता हो। जीन पियाजे आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर इनको आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आपका क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है। मैं इनके बारे में कभी आपको पूरे डिटेल में भी बताऊंगा, इनके लिए एक स्पेशली चैप्टर ही आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी ये क्वेश्चन में आ गए हैं तो हम लोग इनको देख लेते हैं, इनके क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। इनके क्वेश्चन का आंसर है सी, 2 से 7 साल। सबसे पहले जानेंगे संवेगात्मक होता क्या है, संवेग होता क्या है। तो ये एक भावात्मक स्थिति होती है, जैसे क्रोध, चिंता, हर्ष, प्रसन्नता। ये सभी चीज़ें आदमी के भाव या संवेग से जुड़ी होती हैं। तो आशा करते हैं कि आपको संवेग क्या होता है ये जान गए होंगे। अब पियाजे के अनुसार जो बालकों का संवेगात्मक विकास होता है ये 4 अवस्थाओं में होता है। कौन कौन से होता है मैं आपको बता देता हूँ। पहला है संवेगात्मक गामक अवस्था। ये होता है जन्म से 2 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक में प्रत्यक्षीकरण का गुण पाया जाता है। दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 से 7 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बालकों में ईर्ष्या एवं देश की भावना विकसित होती है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ये पाया जाता है 7 से 11 वर्ष के बीच। इस चरण में बच्चे वस्तुओं और समूहों को और उप समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 से 15 वर्ष के बीच होता है।
इस अवस्था में बालक का मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है। तो दोस्तों ये था इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल जो जीन पियाजे ने दिया है। 4 अवस्थाएं दी है, इसको याद कर लीजिए। ये बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है, थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर करके ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, या फिर काल्पनिक भयों का अंत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, भविष्य की योजना की सूझबूझ। यही नहीं होता है, बाकी आपको तीनों मिलेंगे। अभी आपको कन्फर्म हो जाएगा कि ये क्यों नहीं मिलता है। किशोरावस्था में बालक अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति चिंतित रहता है, जिसके कारण वह तनाव में रहता है, ना कि अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति सूझबूझ प्रदर्शित करता है। भविष्य की योजना सूझबूझ की विशेषता प्रौढ़ावस्था में हो सकती है। तो आशा करते हैं कि अब आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा कि भविष्य की योजना की सूझबूझ ये क्यों नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसे कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? पावलोव, बिने, चोम्स्की या फिर मास्लो। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, चोम्स्की। चोम्स्की ने माना कि प्रत्येक मानव शिशु में व्याकरण की संरचनाओं का एक अंतर्निहित एवं जन्मजात खाका होता है, जिसे सार्वभौम व्याकरण की संज्ञा दी गई है। थोड़ा सा अगर चोम्स्की के बारे में जाने तो ये अमेरिका निवासी थे और इन्हें भाषा विज्ञान का जनक भी माना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बता रहा हूँ। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम, या फिर स्थान अधिगम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, अधिगम के प्रयास एवं भूल। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत शीर्षक से सिद्ध किया। इस सिद्धांत को संबंधवाद या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। अगर थॉर्नडाइक की बात करें तो इनका पूरा नाम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है और ये भी अमेरिका निवासी हैं। दोस्तों आज का क्लास इस तरीके से समाप्त होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।